जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका सेशन है और मैंने टॉपिक रखा है टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। वजह ये है कि ये करंट अफेयर का टॉपिक होता है, तो मोस्टली लोगों को समझ नहीं आती है इसको हमने किस तरह से इस्लामिक के पेपर में करना है। वो इसको बिल्कुल करंट अफेयर के पेपर वाला लिखाते हैं, जिसकी वजह से लिखा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्यों नंबर नहीं आते या क्यों आते हैं तो कम आते हैं या फिर क्यों पेपर पास नहीं होता। सो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म आपको पता है बड़ा ये इम्पॉर्टेंट एरिया है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर साल ही तकरीबन आता है और इसमें ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रही है यहाँ पे? तो आवाज़ हल्की है मेरी? अच्छा, आप बताएं मुझे भी। नहीं, मैं सही बोल रही थी। आई थिंक वो थोड़ा सा लाउड स्पीकर वगैरह का इशू था। आप बताएं मुझे। अब आवाज़ आपको कैसी आ रही है? अभी भी वैसी ही आ रही है या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है? और सवाल आप ही बता दें मुझे। अब क्लियर है? हाँ जी, वो ज़रा मैंने खुद ही आई थिंक वो स्पीकर वगैरह जो था वो लो था वॉल्यूम, अब ठीक हो गया। अच्छा, मैं शुरू करने लगी हूँ। जितने लोग हैं, इट्स ऑलमोस्ट 8 है। टॉपिक मैंने रखा है जी टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म, और टू द पॉइंट बात करूँगी मैं। ये इनफैक्ट मैंने 2017 का ही निकाला हुआ है। इनफैक्ट ये तकरीबन हर साल ही आपका आता है सवाल, ये तो मस्ट है। टेररिज्म पे आ जाता है, एक्सट्रीमिज्म पे आ जाता है। एक्सट्रीमिज्म के अंदर ही मर्जी है उसकी जो इस तरह की टर्म यूज़ कर दे, रेडिकलाइजेशन जिसे कहते हैं या फंडामेंटलिज्म, ये वर्ड यूज़ हो जाता है, ये वर्ड यूज़ कर दे। और इसके अलावा जी एक और एरिया होता है, नॉट मतलब इसी से रिलेटेड, इसके अंदर ही या ये आ जाता है जी प्रॉब्लम स्पेस बाय मुस्लिम उम्मा, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल। सो इनमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों में, राइट। अब इसमें से एक पक्का आपका सवाल आना भी होता है, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक सवाल तो आपका इधर से ऑलरेडी निकल ही आता है, राइट। सो जी 2017 में क्वेश्चन आया था कि इनुमरेट दी रीजंस। हाँ, लिखा हुआ जी इनुमरेट द रीजंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस टू इरेडिकेट इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। ठीक है जी, इस तरह का जी आया आपका सवाल। सो उसने लिखा हुआ जी इनुमरेट द रीजंस। रीजन का मतलब यहाँ पर ये है, पहली बात तो जब भी किसी इशू के ऊपर सवाल आता है, चाहे करंट अफेयर्स के पेपर में आए, चाहे आपको ऐसे के पेपर में आए, चाहे आपको इस्लामिक के पेपर में आए, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर आए, जब किसी इशू के ऊपर बात आती है, सो आपने हमेशा लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने स्टार्ट उसको यहीं से करना होता है कि आप उस मसले के पहले कॉजेज बताते हैं कि वजूहात क्या हैं, एंड देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज बताते हैं कि उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट, या इसको आप इम्पैक्ट भी कह सकते हैं कि भी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसका, कॉन्सिक्वेंसेज। एंड देन यू आर सपोज टू प्रोवाइड द रेमेडीज एज वेल। फिर आपने रेमेडी ज़रूर देनी होती है। उसने मेंशन किया है या नहीं किया हुआ, ये तो सबको पता है मसले क्या चल रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स वगैरह सब पढ़े होंगे, सबको पता होता है क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन एग्जामिनर का कंसर्न ये होता है कि आप फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि ये चीज़ कैसे सॉल्व हो सकती है, राइट। सो ये सबसे पहले मुझे बताएं जी आप लोग टेररिज्म क्या होती है। मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में ही मैंने असल में बनाए ही हुए हैं, जो मेरे पास इसका स्ट्रक्चर सारा पड़ा हुआ है। इंग्लिश में मैं आप लोगों को इसकी बता दूंगी हेडिंग्स वगैरह, उर्दू वाले आप लोग इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा, ठीक है जी। टेररिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि वायलेंट यूज ऑफ फोर्स, राइट, अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स। ठीक, टेररिज्म ये होती है। टेररिज्म का हरगिज मतलब सिर्फ
सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होता, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपने वहाँ पे टेररिज्म की ये डेफिनेशन नहीं लिखा है। पहली बात तो जब भी सवाल शुरू करने देंगे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर उस चीज़ को डिफाइन करते हैं वो चीज़ है क्या, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा करंट स्टेटस बताते हैं अभी की क्या सूरत हाल चल रही है। सो टेररिज्म की डेफिनेशन ये है वो अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स है। सुसाइड बॉम्बिंग उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, राइट। एक मिनट है, लेट मी ओपन दिस। अच्छा, कॉजेज की बात की जाए अगर, अच्छा और एक्सट्रीमिज्म क्या होती है, पहले एक दफ़ा डेफिनेशन सारी देख लें। ये तो टेररिज्म हो गई आपकी। एक्सट्रीमिज्म, अच्छा कभी कभी उसमें एक्सट्रीमिज्म लिखा होता है, कभी टेररिज्म लिखा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सट्रीमिज्म को उर्दू में हम ये शिद्दत पसंद कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इंतहा पसंदी, ठीक। इस्लामिया के पेपर में जब आपको कहेगा ना एक्सट्रीमिज्म, तो इसके अंदर आपने फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है। उसका असल में इस्लामियत के पेपर में एक्सट्रीमिज्म पूछने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटलिज्म आपको पता है, जो रिजिड थॉट्स वाले लोग होते हैं ना, जिनकी हैविंग अ रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन और स्क्रिप्चर, उसको कहते हैं। जिन लोगों के ख्यालात जो होते हैं वो बड़े रिजिड किस्म के होते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक। फिर किसी के अंदर फर्दर आपकी आ जाएगी सेक्टेरियनिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस वगैरह, ठीक है। तो एक्सट्रीमिज्म को आपने इस कॉन्टेक्स्ट में भी लेकर जाना, ठीक हो गया। टेररिज्म को आप एक जनरल हर तरह से देख सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म के अंदर आप ज़रूर इस चीज़ को जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके साथ अच्छा अब जी कॉजेज़ पे आ जाते हैं। कॉजेज़ इन चीज़ों के क्या है? इंटरनल कॉजेज़, अच्छा जब तीन चीज़ों की आप बात करेंगे, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, ब्ला 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 ब्ला, ये वो कॉजेज़ को आपने हमेशा इंटरनल कॉजेज़ और एक्सटर्नल कॉजेज़ के अंदर इसको यानी कि हेडिंग और सब हेडिंग्स में आप डिवाइड करेंगे। इसकी दो हेडिंग्स बनेंगी। इंटरनल कॉजेज़ हमारे अलग है एंड देन एक्सटर्नल कॉजेज़ हमारे अलग है। इंटरनल कॉजेज़ मतलब हमारे इनसाइड पाकिस्तान, तो एक तो हमारे अपनी मुल्क की सूरत हाल क्या है जिसकी वजह से टेररिज्म जो प्रमोट हो रही है। एक है एक्सटर्नल कॉजेज़। एक्सटर्नल कॉजेज़ के अंदर हमारा एंटी वेस्ट एलिमेंट और मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज़ वगैरह है, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह, उनका रोल आ जाता है कि वो कैसे रोल प्ले करें हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने का, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से करना है। अच्छा वन थिंग एक और मेरी चीज़ मेरे जहन में आ गई, बाद में निकल जाएगी। टेररिज्म के इंट्रोडक्शन में जब आप इस चीज़ को डिफाइन कर रहे होंगे, आपने इसको हमेशा इस तरह से ज़रूर बताना है। टेररिज्म का जो वर्ड है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए यूज़ होता है। यू विल नेवर एवर हियर दिस वर्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स, मतलब वो जो मर्जी करें उनके लिए टेररिज्म का वर्ड यूज़ नहीं होता। टेररिज्म का वर्ड यूज़ सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, राइट। सो इसके अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप इसको असल में जो चीज़ है जिहाद, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जिहाद बाय द वेस्ट, बाय नॉन, क्या कहना चाहिए, नॉन मुस्लिम फोर्सेस, वो जिहाद को मिस इंटरप्रेट करके और उसको गलत तरीके से डिस्टॉर्ट करके उसका इमेज पेश करते हैं और उसको टेररिज्म कहते हैं। मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ पर मुसलमान अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, फ़लस्तीन में, सीरिया में, जहाँ कहीं भी, तो उन्होंने उसको टेररिज्म का नाम दिया, ठीक है। इसके लिए मैं भी एक हेडिंग बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आपने इसमें ये लिखना है, कभी वर्ड सुना है आप लोगों ने, यूफेमिज्म, डायफेमिज्म? इसको ऐसे ही नोट कर लें, बाद में देख लीजिएगा। हेडिंग आपकी आएगी जी लैंग्वेज वॉर, मतलब इस्लाम का एक इमेज डिस्टॉर्ट करने में लैंग्वेज वॉर का जो, ये इस तरह की लैंग्वेज इस तरह की यूज़ करते हैं इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब लोगों तक उसका मैसेज इस तरह से पहुंचाने के लिए। सो इसकी हेडिंग आप इस तरह से देख सकते हैं, लैंग्वेज वॉर, और सामने आप लिखेंगे यूफेमिज्म वर्सेस डायफेमिज्म। ये आपकी मेन हेडिंग हो सकती है, और नीचे आप लिख दें सब हेडिंग में फ्रीडम फाइटर वर्सेस टेररिस्ट। ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लैंग्वेज वॉर
और उसके सामने आप लिखेंगे यूफेमिज्म वर्सेस डायफेमिज्म। यूफेमिज्म का असल में मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे तरीके से पेश करना, और डायफेमिज्म का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ को आप या किसी चीज़ को बुरे तरीके से बताना या पेश करना। इसकी सिंपल एग्जांपल भी पहले मैं देती हूँ। लेट्स सपोज किसी की डेथ वगैरह हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो वफात पा गए हैं। दैट इज़ यूफेमिज्म, कि आप डिसेंट तरीके से वो बात अगले बंदे को बताएं। लेकिन यही बात अगर मैं इस तरह से बताऊं कि जी वो मर गया है, सो मतलब किसी की फौतगी वगैरह हो जाए तो हम कभी भी ये नहीं कहते ना वो मर गया है, वो मर गई है, राइट। दिस इज डायफेमिज्म। सो ये यही चीज़ यहाँ पर है। फ्रीडम फाइटर्स को ये लोग कैसे पेश करते हैं? एज अ टेररिस्ट। मतलब टेररिस्ट कभी भी गोरा होगा ही नहीं, गोरा कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अभी न्यूजीलैंड वाला भी जो वाक़या हुआ था, उन्होंने उसको क्या कहा था कि ही वॉज मेंटली इल और ही वॉज मेंटली सिक, इस तरह करके उन्होंने बात खत्म कर दी। तो उन्होंने टेररिस्ट को वर्ड यूज़ नहीं किया, राइट। सो ये आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स वर्सेस टेररिस्ट, के वो जान के इस चीज़ को गलत उसका इमेज जो है वो दिखाते हैं। ये चीज़ हो सकती है, और ये आपकी लैंग्वेज वॉर के अंदर आ सकती है। जी ये चीज़ क्लियर है सबको? रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। किसी एक का भी मैसेज नहीं आया तो ये भी लिख दें। अच्छा तुम आगे चल रहे हो फिर। अच्छा नेक्स्ट है जी आपका, नेक्स्ट मेरी मैं कॉजेज पे आ रही हूँ। आप इंटरनल कॉजेज और आपके एक्सटर्नल कॉजेज, राइट। इंटरनल कॉजेज में मैंने इसको अगेन मतलब डिवाइड किया। मैंने हर चीज़ को असल में कैटेगराइज करके किया हुआ है। मैं खुद भी इस तरह से करती हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही करवाया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल कॉजेज़ की। एक्सटर्नल कॉजेज़ कौन सी होती है? एक्सटर्नल कॉजेज़ में सबको पता है जी हमारे यहाँ पे नॉन मुस्लिम या एंटी जो क्या है वेस्ट कंट्रीज़ का जो एक रोल है पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए, उनमें वहाँ पे इंतशार फैलाने के लिए। सो एक्सटर्नल कॉजेज़ में जी सबसे पहले रहेगा रोल ऑफ वेस्टर्न पावर्स। मैं सिंपल आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स बता रही हूँ, इसमें आप अपने खुद ही लंबे चौड़े नोट्स बना लीजिएगा। एक्सटर्नल कॉजेज़ में भी नंबर 1 पे आप रहेगा रोल ऑफ वेस्टर्न पावर्स, कि जो वेस्टर्न पावर्स का क्या रोल है, राइट। उसके बाद ही मैंने एक हेडिंग दी हुई थी 9/11 के बात की थी कि बेसिकली जब टेररिस्ट मतलब जो सही जिसे कहा जाता है कि टेररिज्म की जो वेव ऑफ टेररिज्म है वो कब शुरू हुई है, तो वो आफ्टर 9/11 स्टार्ट हुई है, राइट। 9/11 के बाद ठीक। सो ये सब एक्सटर्नल कॉजेज के अंदर आएंगे आपके। उसके बाद से मैंने भी तीसरे नंबर में मैंने एक लिखा हुआ है ड्रोन अटैक्स। ड्रोन अटैक्स से क्यों टेररिज्म प्रमोट हो रही है, इसको फिर मैं मज़ीद आगे अटैच करूँगी जब इंटरनल कॉजेज़ में आऊँगी। ड्रोन अटैक्स एवरीबडी नोज ये जब होते थे हमारे यहाँ पर, अब तो नहीं, जब ये मुशर्रफ वगैरह के दौर में। सो क्या होता है उसकी वजह से, अगर एक फैमिली में एक बच्चा बच गया है या एक दो बहन भाई बच गए हैं और बाकी सारी फैमिली जो है वो उनकी जो है वो उस अटैक में जो है वो अगर मर गई है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दोज मिजरेबल किड्स? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपके वतन के साथ जो होंगे वो मोहब्बत का इजहार करेंगे? वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो अपने उस जिसे कहते हैं कि वो जो उनके अंदर वो जो सारा गुबार भरा हुआ होगा, उन्होंने क्या होना, वो यूज़ होंगे बाय दी क्या कहते हैं एंटी स्टेट एलिमेंट्स, जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे बाद में, जो कंट्री के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इन्हीं लोगों को असल में यूज़ करते हैं, जो इन्हीं तरह के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनको जस्टिस नहीं मिला हुआ होता, जिनके साथ ज्यादती हुई होगी। तो वही जो है वो फिर मुल्क के लिए जो है वो दोबारा खतरा बनता है। ठीक। ये एक ड्रोन अटैक्स की मैंने एग्जाम्पल दी हुई है। देन जी सुसाइड बॉम्बिंग्स, ये मैंने एक्सटर्नल कॉजेज में लिखे हैं। इसको आप लोग मजीद खुद भी डाल सकते हो अगर आपने मजीद इसके अंदर चीज़ें डालना है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, मुझे बुलेट पॉइंट्स बता रही हूँ, आप इसकी में डिटेल में लिख लीजिएगा। रोल ऑफ वेस्टर्न पावर्स, 9/11 का जो इंसिडेंट है, देन ड्रोन अटैक्स एंड देन सुसाइड बॉम्बिंग।
इसमें अगर आपको मज़ीद कुछ ऐड अप करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक्सटर्नल कॉजेज़ के अंदर इसके अंदर ये भी बता सकते हो, ये इंडिया का भी मेनली बता सकते हो। इंडिया में ये जो क्या था वो कुलभूषण क्या नाम था उसका जो पकड़ा गया था, वो सब क्या थी, वो सब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ही प्रमोट कर रहा था यहाँ पर। तो आप इस तरह से ये क्या कहते हैं स्पाइंग और समथिंग इस तरह के एग्जाम्पल वगैरह दे के उसका भी जिक्र कर सकते हो कि जी जो फॉरेन क्या नाम है होती हैं इनकी एजेंसीज वगैरह, तो जिसका रॉ था तो उसका क्या रोल था, उस तरह से भी एक्सटर्नल कॉलेज के अंदर आपकी की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद भी इंटरनल कॉलेज को मैं आ रही हूँ। इंटरनल कॉलेज को मैंने किस तरह से रखा हुआ है। अच्छा, इंटरनल कॉलेज के अंदर मैंने रिलीजियस कॉजेज, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल कॉजेज मतलब पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके अंदर इंटरनल कॉजेज डाले हुए हैं कि किस वजह से हमारे यहाँ पर लोगों का माइंडसेट ऐसा बन रहा है, क्यों लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों। अब मैं ये वाला कॉजेज बता रही हूँ, ये भी मैंने बनाए हुए ये बुलेट पॉइंट। इसमें भी नंबर 1 तो सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप इसको चाहे सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, ये 3 कॉजेज की हेडिंग्स एंड देन अंडर इनके बुलेट पॉइंट्स वो भी लिख सकते हो, जो आपके इंटरनल कॉजेज हो जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक के अंदर मैं देखिए सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका असल में मतलब ये है कि जब रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट सही तरह से नहीं होंगे तो गरीब गरीब से गरीब तर होगा, अमीर अमीर से अमीर तर होगा। सो बेसिकली आपकी यहाँ पर वो एग्रेशन बढ़ेगी। ये एक्सट्रीमिज्म और मैं टेररिज्म के मिली जुली चीज़ें बता रही हूँ, उनके ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिज्म आपकी कब बढ़ती है, शिद्दत पसंदी कब बढ़ती है, ये आप मतलब लोगों का इतना एग्रेशन क्यों है लोगों के अंदर, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है इनजस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारी यहाँ की जुडिशरी है उसकी वीक रोल ऑफ जुडिशरी, यहाँ पे लोगों को इंसाफ ही नहीं मिलता। ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब आपकी अपनी कॉमन सेंस या आपका अपना क्रिटिकल थिंकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप इसको जिसे कहते हैं ना इनइफेक्टिव गवर्नेंस के अंदर भी ये चीज़ों को डाल सकते हैं कि इंटरनल कॉलेज में अपनी नाअहली है हमारे मुल्क की, कि इनइफेक्टिव गवर्नेंस के अंदर भी ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद भी मैंने लिखा हुआ कि इलिटरेसी जहालत बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। दूसरा ये भी पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जो है वो उस तरह से जॉब ज़्यादा नहीं है, मुआशरे जरिए मुआश नहीं है लोगों के पास, तो इसलिए भी एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और हाँ, फिर मैंने लास्ट में लिखा है डिससेटिस्फैक्शन विद गवर्नेंस, इनइफेक्टिव हमारी गवर्नेंस पॉलिसीज, राइट। एक ये आपकी हो जाएंगे। फिर मैंने लिखी हुई है जी पॉलिटिकल कॉजेज, उसके अंदर मैंने आपका भी लिखा हुआ है वायलेशन ऑफ एक मिनट है, नहीं इसके अंदर जी मैंने सिंपल लिखा हुआ पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर भी वही चीज़ है जी, रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की इनफेक्टिव पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में कोई कंसेंसस वगैरह होता नहीं है, मतलब हर कोई अपने पावर के चक्कर में कि मुझे पावर मिल जाए, मतलब पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, राइट। सो पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर मैंने ये 2-3 चीज़ों को ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ कि पब्लिक सर्विस इनइफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और ये भी जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं एवरीबडी इज जस्ट रनिंग आफ्टर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। हर किसी को पावर में आने का शौक है कि मेरे पास पावर आ जाए, लेकिन उस पावर का फिर वो क्या करते हैं कि जी उसको वायलेट करते हैं, उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं करते। इस चीज़ को मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे मेरे पास है रिलीजियस कॉजेज। रिलीजियस कॉजेज में वही चीज़ एक्सट्रीमिज्म वाली थी, रेडिकलाइजेशन हमारे यहाँ के मैंने इसमें ये चीज़ मेंशन की हुई थी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया की हम लोग सही तरह से इंटरप्रिटेशन उसको सही तरह से इंटरप्रेट नहीं करते। उसके अलावा सेक्टेरियनिज्म हमारे यहाँ पर देयर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट, हर बंदा यही कहते हैं कि मेरा फ़िरका ठीक है, हर बंदे की अपनी मस्जिद है। पेपर में जब इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तो बी वेरी केयरफुल, किसी भी
फ़िरके का नाम लेके बात नहीं करनी। लिख सकते हो आप कि जी हमारे यहाँ पर जो है वो फ़िरकावारी बहुत ज़्यादा है, अगर उर्दू में कर रहे हैं, जो भी इंग्लिश में कर रहे हैं, और हर कोई अपने ही उस यानी कि मतलब एवरीबॉडी नोज़ हम किसी दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद भी नहीं करते, लेकिन किसी भी फ़िरके का नाम नहीं लेना, राइट? इवन आई वुड सजेस्ट कि आप सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट इस तरह भी वर्ड ना यूज़ करें तो बेटर है, एग्जामिनर को बिल्कुल भी पता ना चले कि आप किस फ़िरके से हैं, ठीक है? बस इसको इस तरह से बात कर दें तो ये चीज़ को आ जाएगी समझ, ठीक है? उसके बाद ही मैंने लिखा हुआ है जी एक तीसरा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे जो मदरसाज़ बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं विदाउट एनी प्रॉपर, जिसे कहते हैं कि देयर इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ मदरसाज़ विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस, कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसी टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिनके अंदर ऐसा मवाद लिखा हुआ होता है कि जिससे दूसरे फ़िरके के बारे में या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों के बारे में नफ़रत जो है वो आपके दिल में पैदा हो। सो इस तरह की चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं। सो जी ऑल इन ऑल ये एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेज़ आपके हैं जो कि आप एक्सट्रीमिज़म के अंदर लिखेंगे और टेररिज्म के अंदर लिखेंगे, और इनको आप इसी तरह से हेडिंग वाइज ही लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को एक आपका पूरा का पूरा रिसर्च वर्क नज़र आए कि आपको वाकई में पता है, ठीक है? अब ये असल में सवाल आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इसके अंदर कुरान पाक की 2-3 आयतें और 2-3 हदीसें नहीं लिखेंगे, राइट? सो 5 रेफरेंसेस मेरे ख्याल से मकसद 4 में 5 होने चाहिए वैसे, 3 हदीसें, 2 कुरान की आयतें, या 3 कुरान की आयतें, 2 अहादीस, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि आपने दोनों तरफ से कुरान पाक से भी और हदीस से भी जो है वो बात को साबित कर दिया। इस वक्त मेरे जहन में 2-3 आ रही है जिस तरह बहुत सिंपल है, तो ये बिल्कुल भी जहन में लेकर आएँ कि जी ये तो एक ऐसी हदीस है जो मतलब इतनी यानी कि हम हर कोई सुन रहा होता है, मैं कोई मुश्किल सी लंबी कुरान पाक की आयतें वगैरह लिखूँ, हदीसें लिखूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट आपने अपनी बात को प्रूव करने के लिए वहाँ पे एक हवाला देना है। आप सिंपल ये हदीस सबको आती है, मुसलमान जो है वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये लिख सकते हैं आप, ये वाली हदीस आप लिखें, ज़रूर लिखें। उसके बाद दूसरी जो है कुरान पाक की आयत आप ये भी लिख सकते हैं, आई थिंक सूरह माइदा की आयत है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, राइट? तो इसके अंदर आप ये वाली भी आयत लिख सकते हैं। तो इस तरह की आप ये बहुत सिंपल आपको मिल जाएंगी, गूगल पे जाके आप सिंपल लिखेंगे कि कुरानी आयात जो है रिलेटेड टू टेररिज्म या इस तरह एक्सट्रीमिज्म वगैरह, आपके पास नीचे बेतहाशा लिंक्स खुल जाएंगे, वहाँ से निकाल लें, ठीक है? सो आपने जी इसको 4-5 आपने अच्छे रेफरेंसेस निकाल लेने हैं जी। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? किसी को भी नहीं आई समझ? अच्छा, उसके बाद क्या होनी चाहिए जी रिमीडियल मेजर्स? इन चीज़ों को कैसे बंदा जो है वो कवर अप कर सकता है? अब कवर अप करने के लिए यही मतलब सिंपल 4-5 वही चीज़ें बोलूँगी, वही चीज़ें उधर जाएँगी, उम्मत मुस्लिमा में चली जाएँगी आपकी, वही चीज़ें हर जगह चली जाएँगी। इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, बस इस दफ़ा आई थिंक आया था उसने वर्ड यूज़ कर लिया था फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन, तो वो ज़रा थोड़ा-सा उसमें यानी कि हमने फिर सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर ही आया था, सेक्टेरियनिज़्म और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। अदरवाइज़ अगर जनरल पूछे एक्सट्रीमिज़्म क्या होती है या टेररिज्म क्या होती है, तो उसमें तो आप बेतहाशा चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसकी मेजर्स में सबसे पहले तो मैंने जो लिखा हुआ है कि सबसे पहले नंबर 1 पे डेमोक्रेसी शुड बी प्रमोटेड, देयर शुड बी प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को जब भी पढ़ा जाता है तो साथ उसको भी पढ़ा जाता है ह्यूमन राइट्स को, ये चाहे आप ऐसे के पेपर के लिए भी तैयार कर रहे हैं,
तो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को एक साथ पढ़ा जाता है, राइट। सो आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे, किस तरह ये एक चीज़ जो है ये इम्प्रूव हो सकती है। सबसे पहले जो ये डेमोक्रेसी और जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, दे शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के अंदर तो सारा कुछ ही आ जाएगा, आपकी माइनॉरिटीज़ भी आ जाएंगी और ये एथनिसिटी, ये वाले कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाएंगे, ये वाली चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा नंबर सबसे पहले जब आप रेमेडीज़ देखेंगे ना, सबसे पहले रेमेडी जो लिखेंगे आप, वो आपने सबसे पहले यही लिखना है यानी कि ये असल में मुसलमानों की ये वजह इसलिए हुई हुई है, वो तो ठीक है, जो भी एक्सटर्नल कॉजेज हैं, इंटरनल कॉजेज हैं। नंबर वन कॉज असल में उसका ये ही डेविएशन फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना और कुरान से जो दूरी है, और वेस्टर्न कल्चर को जो हम इमिटेट करने लगे हुए हैं, राइट। हमारी ये एक कॉलोनियल मेंटालिटी है बेसिकली, कि हम दूसरे के कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, अपने कल्चर को इंफीरियर समझते हैं। तो सबसे पहले आपने रेमेडी में यही लिखना है कि जी रेमेडी इसी चीज़ के अंदर है कि हम लोग प्रॉपर अपने कुरान और अपने रिलीजन को सही इंटरप्रेट करें और उससे जो है वो डेविएट ना हो, ठीक। अच्छा, इसके अंदर भी जब आप रेमेडीज लिखेंगे तो अच्छा तरीका ये है कि एक एक साथ कुरान की आयत हदीस का हवाला देते जाएं। ये मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रही मफहूम को इस तरह से, मतलब कुरान पाक के हवाले से बहुत ज़्यादा इस तरह की हदीस हैं कि अगर मतलब मुसलमान जो है वो कुरान पाक से दूर जाते रहेंगे तो वो तबाह होते जाएंगे, ठीक। तो इस तरह के आप लोग सिंपल सिंपल सी एक एक हवाला दे देंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद जी मुसलमानों का आपस में इतिहाद नहीं है, एक तो ये चीज़ आए, दूसरी आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि जी मुसलमानों के आपस में उस तरह से उनका यूनियन नहीं है, ठीक है। उसमें आप वो वाली लिख सकते हो कुरान पाक की आयत को, कौन सी आवाज़ से मुझे हबलिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफर्रक़े में ना पड़ो। ये उसमें भी आ सकती है क्योंकि जैसे सेक्टेरियनिज़्म है, जब आप ये मतलब दे रहे हो रेमेडी जितनी जो वही आपकी बेसिकली जो कॉजेज़ हैं उन्हीं को आप ऑपोजिट चले जाएँ तो वो आपकी रेमेडीज़ बन जाएँगी ना। मतलब कॉजेज़ मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी, जस्टिस नहीं है, और इसके अलावा जी विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ब्ला 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 ब्ला। तो इन्हीं को आप उल्टा कर दें तो वो आपकी रेमेडीज़ बन जाएंगी कि यही चीज़ अगर ठीक हो जाए तो आपकी रेमेडी होगी, राइट। सो जो सेक्टेरियनिज्म है तो इसको उल्टा आप कर देंगे तो आप उसके अंदर ये वाली आयत भी लिख सकते हैं, यही वाली कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफर्रक़े में ना पड़ो, ठीक है। ये आपकी दोनों जगह चल जाएगी। उसके अलावा मैंने यही 4-5 लिखे होंगे कि देयर शुड बी इम्प्रूव जस्टिस सिस्टम आपका इम्प्रूव होना चाहिए। नंबर वन, गवर्नेंस उस स्टेट की बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस रहे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जिसकी वजह से जी जो आपस में सोसाइटी मतलब जो हमारे ये जो बने हुए हैं क्लासेस बनी हुई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उसमें ज़्यादा वाइड गैप ना आए, ठीक है। उसके अलावा जी चेक एंड बैलेंस ऑफ हेट स्पीच इसके अंदर ये इसी के अंदर ये चीज़ भी आएगी, हेट स्पीच और प्लस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जिहाद। हमारे यहाँ पर ऐसे फेक मुल्लाज भी होते हैं जो कुरान की आयतों का, या ऐसे फेक स्कॉलर्स होते हैं जो कुरान पाक की आयतों को यानी कि इस तरह से बयान कर रहे होते हैं कि आपस में तो फरकेबाजी ज़्यादा बढ़े और लोगों के लिए जो है ना वो किसी पर्टिकुलर क्लास या सोसाइटी के लोगों के लिए दिल में नफरत पैदा हो, ठीक। तो इस चीज़ का भी होना चाहिए। और इसके अलावा जी कुछ आप लोग भी बोल रहे हैं और क्या होनी चाहिए रेमेडीज़, यही 6-7 भी मैंने लिखी हुई हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। जी बताएं टॉपिक क्लियर हुआ है जी नहीं हुआ। I am waiting for your comments over here. किसी का कोई कमेंट ही नहीं है। ये वाला टॉपिक भी मैंने इतना ही कवर करवाना था, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। अगर आप कहेंगे तो मैं ये आपको डॉक्यूमेंट
अरसलान को कह दूँगी अपलोड कर दे, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने बेसिकली सिर्फ आप लोगों के लिए वही बोल दिए हैं, बुलेट पॉइंट्स ही बोले हैं और वही ज़रूरी है। मैं टू द पॉइंट ही पढ़ाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो इतने लंबे चौड़े उस तरह चीज़ों को नहीं समझाती कि मतलब जो पेपर के अंदर सवाल आना है वो इसी तरह आना है और आपने उसको सॉल्व भी इसी तरह करना है। सो यही वाला सवाल मैंने आज आप लोगों को करवाना था और मैंने करवा दिया। मज़ीद किसी और क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। इस तरह के सवालों में 4 से 5 कुरान पाक की आयतें हदीसें आपने लिखनी हैं। अगर आपने नहीं लिखी तो चाहे ये सारा कुछ लिखा भी हो जो मैंने बताया, एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। अगर आप कुरान की आयत और हदीस से जो है वो चीज़ क्लियर नहीं करेंगे तो, राइट। और इसी के अंदर जब आप टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हो तो डू मेंशन कश्मीर, मतलब उम्मत मुस्लिमा के मसाइल आते हैं, लोग वही घिसे पिटे किताबों वाले लिखाते हैं, ज़रूर मेंशन करें। मसला कश्मीर जिस तरह है, फ़लस्तीन का इशू है, सीरिया का मसला चल रहा है, ये बर्मा वगैरह में भी जिस तरह हुआ, इस तरह की चीज़ों का ज़रूर ज़िक्र करें कि ये हैं प्रॉब्लम्स उम्मत मुस्लिमा की, ठीक है। जी बस इतना ही था, मैंने तो इतना ही पढ़ाना था। आगे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, या अगर आप लोगों की कोई और अगर डिमांड है तो डू लेट मी नो।